मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सागरिया संजय और आज सितंबर 2022 के टेक्नीशियन के साथ हम एक बार फिर हाजिर है। कल मुझे एक टेक्नीशियन ने दिया था कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। टेस्ट हॉट टेस्ट जहां जहां दिन से पहले डेड बोर्ड को हमें 70 to 40 इस तरह नहीं कर रहा, इस तरह से हो क्या प्रॉब्लम हो सकता है उस मोबाइल के अंदर, तो यहाँ उसको हम देख। मोबाइल अगर रिपेयर करना है ना, और जब तक जिस दिन आप लॉजिकों को समझना स्टार्ट करोगे आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा। देखना है, पैसे भी कमाना है, साथ में उसके अंदर हजारों का नॉलेज भी लेना है। तो एक बार इसी मोबाइल के अंदर ये मैंने 2 पावर आईसी को नया लगाते हैं तो इसी जो है ना, हमारा लॉजिक यही समझना है कि अगर सेकेंडरी लाइन का प्रॉब्लम हो, लगाने से भी सेकेंडरी वोल्टेज है जिससे आ सकता है, तो चार्जर लगा है उस लाइन ने। अब जब दे बक होते हैं जो भी को दी की सप्लाई को, अब उसका यूएसबी सोर्स ऑन इसमें। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से कई दिनों के बाद एक केस स्टडी लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग मेरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, मेरे से कुछ उम्मीद रखते हैं, जो कोई मेरे वीडियो से सीखते हैं या मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स से सीखते हैं या मेरे से सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बात जो मैंने लिखी है वो कहना चाहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ साहेब, कोई भगवान नहीं। मैं एक इंसान हूँ साहेब, कोई भगवान नहीं। माना कि चुन सकता हूँ तुम्हारे राह के अगनार के कांटे, माना कि चुन सकता हूँ तुम्हारे राह के अगनान के कांटे, फिर भी चलना संभल कर, राह ये आसान नहीं, राह ये आसान नहीं। और हो जाओ जो तुम खड़े अपने पैरों पे, और हो जाओ जो तुम खड़े अपने पैरों पे, मेरे लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, मेरे लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। और छीन सके जो तुमसे शिक्षा की दौलत, और छीन सके जो तुमसे शिक्षा की दौलत, दुनिया में इतना कोई बलवान नहीं, दुनिया में इतना कोई बलवान नहीं। पढ़ लिख कर तुम खुद अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, पढ़ लिख कर तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं। मैं एक इंसान हूँ साहेब, कोई भगवान नहीं। मैं एक इंसान हूँ साहेब, कोई भगवान नहीं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे केस स्टडी के बारे में। ये जो केस स्टडी है ये हमने सितंबर 2022 के बैच के साथ शूट किया हुआ था, जो कि एक लाइव क्लास था। एक फ़ोन था जो Realme C11, जो कि डेड कंडीशन में था। MT के बेस पे चिपसेट है उसमें, और ये बोर्ड में डेड CPU की शॉर्टिंग की वजह से था। CPU इंटरनल शॉर्ट था जो हमारी सेकेंडरी लाइन को शॉर्ट करके रखा था। और बहुत बार आपने वीडियो देखे होंगे कि कई बार मोबाइल सर्किट के अंदर जो शॉर्टिंग का इश्यू आता है, और आपने कई बार देखा होगा, वीडियो भी बहुत सारे यूट्यूब पे भी है कि कभी अगर CPU इस तरह से शॉर्ट हो जाए तो हमारी सेकेंडरी लाइन में CPU को ड्रिल करके या UV मास्क लगा के हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से सॉल्व ही नहीं किया है, लेकिन बहुत ही डिटेल में समझाया है कि किस तरह से ये मुमकिन है कि आप CPU को ड्रिल कर सकते हैं, या ड्रिल करना सही रहेगा या कोई दूसरा कोई तरीका है। इसके अंदर मैंने इस वीडियो के ज़रिए बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और हर कोई सेकेंडरी लाइन CPU से शॉर्ट होता है तो उसमें ये सब मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप मोबाइल को ऑन कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के साथ बताया है। आप एक बार वीडियो पूरा देखिए और आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा, जो कि बहुत बार बहुत लोगों ने इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया है, लेकिन जो एक रिपेयर करना और उसको एक समझना, ये दोनों एक अलग अलग बात है। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि ऐसा मुमकिन कब है, क्यों है, और क्या चीज़ ऐसा होता है तो होता है। बहुत सारे लोग
ने ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व किया है, लेकिन डिटेल में इतना बता नहीं पाए हैं या वो बताना नहीं चाहते हैं, क्या पता, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ मेरा काम किया है, जो कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो ऑलमोस्ट डिटेल में ही होता है, कोई आधा अधूरा इस तरह से नहीं होता है। और कभी इस तरह से भी नहीं होता है कि आपको सीखना है तो आप मेरे क्लास ज्वाइन करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, जो कि मैं कम वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन जितना वीडियो देता हूँ वो फुली डिटेल होता है। वीडियो लंबा बहुत ही होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अंदर बात जो लंबी है तो उसका मतलब कि उसमें नॉलेज भी लंबा है। कोई अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता तो 5-10 मिनट के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको जंपर या कोई निकाल के कोई आईसी जो भी काम करना है करके आपको बता देता। लेकिन मैं एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है, छोटा सा कंपोनेंट का भी कोई चीज़ है, तो उसको भी मैंने इतना डिटेल में बताया है कि आप उससे हिसाब से बहुत ही अच्छा अपना ज्ञान को ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरह से ही एक वीडियो है जो आपके टेबल पे, आपके वर्क में कोई चेंजेस आ सकता है, उसके अंदर समझ आ सकती है। और दोस्तों, मोबाइल सर्किट के अंदर कोई भी सर्किट को रिपेयर करना जो है, तो पहले आप उसको समझिए। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझ के बिना अगर आप रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं है वो इस तरह से फंसोगे, फिर समझ में नहीं आता है, इस तरह से हो सकता है। तो रिपेयरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप कितने भी साल से काम मार्केट में कर रहे हो, फिर भी एक जो थियोरिकल बेस पे आपका जो एक लेवल होना चाहिए, वो जनरली 90% से परसेंटेज टेक्नीशियन जो हमारी इस फील्ड में होता है वो प्रॉपर बेस पे नॉलेज है वो नहीं रखता है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम, फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट जो मोबाइल में होती है उसको सॉल्व करने में वो उसको बहुत दिक्कतें आती है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आज मोबाइल रिपेयरिंग का क्रेज इतना है, और मोबाइल रिपेयरिंग में चीज़ ऐसी है कि जो सीपीयू का कनेक्टिविटी मदरबोर्ड से या चिपसेट से कनेक्टिविटी जो मदरबोर्ड की होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि कई बार एक कॉमन फॉल्ट होती है जो रिबोलिंग की, जो आजकल मार्केट में 50-60% मोबाइल रिबोलिंग से प्रॉब्लम सोल्व होता है। तो आपका अगर एक हैंड स्किल अच्छे से डेवलप हो जाता है तो आप एक बहुत ही अच्छे से टेक्नीशियन मार्केट में उभर के आ सकते हो। लेकिन एक हिस्सा उसका ट्रेसिंग का भी है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल के अंदर सेक्शन कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से मोबाइल सर्किट का ऑन होने का सिनारियो है, किस तरह से बूटिंग सीक्वेंस होता है, किस तरह से पावर ऑन सीक्वेंस होता है, किस तरह से आईसीयू के अंदर फंक्शन होता है, आईसीयू की डाटा शीट किस तरह से उसके अंदर आपको समझना होता है। वो सारा चीज़ें आजकल आपको समझना कंपलसरी है, जो कि ट्रेसिंग को समझना होता है। और ये सब तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपको कोई अच्छे से गाइड करने वाला कोई एक उस्ताद या कोई एक बंदा या टीचर आपको अच्छे से ना मिले। मार्केट में आज थोड़ा बहुत भी कोई ट्रेसिंग समझ जाता है या फिर इसके अंदर हैंड स्किल कवर कर लेता है तो ये अपना क्लासेस ओपन कर देता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक दिक्कत होती है कि जो बिना एक्सपीरियंस से अगर आप ये सारा चीज़ें करते हो तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोगों को ये सारा चीज़ें नुकसान होता है। तो सिखाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को एकदम उस लेवल पे लेके जाए और उसके बाद आप लोग है वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ये आप ट्रेनिंग लेना है किसी को भी तो भी आपको एक बार ये सारा चीज़ें देखना चाहिए कि लोग का सोच कितना है, कौन सा है, किस तरह से है, जो पढ़ाने वाले जो टीचर होता है वो कितना पुराना है, उसकी सोच किस तरह से होती है। ना कि शॉर्टकट में आजकल मार्केट में आप देखो तो यूट्यूब पे इतना शॉर्टकट में लोग 10 दिन में, 5 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में क्लास कंप्लीट नहीं होता है। ये चीज़ें ये सीखना जो है हो जाता है, आप अगर हैंड स्किल कवर करना चाहते हो तो ये सब हो जाता है, लेकिन जो ट्रेसिंग होती है इतनी जल्दी, इतनी फास्ट ये कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे टीचर लोगों की कैपेसिटी होती है अगर मान ली की पढ़ाने की, लेकिन सामने वाला जो होता है उसकी इतनी लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें मार्केट में आती है और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करके इस तरह से एडवर्टाइज है वो होती है। लेकिन बड़ी जो बातें होती है, एडवर्टाइज होती है, ये एक साबुन की एडवर्टाइज की तरह होती है कि बहुत सारी साबुन की कंपनियां एडवर्टाइज करती है कि हमारा जो साबुन है इसका इस्तेमाल करने से एक बार में ही गोरापन, या जो क्रीम होती है ये लगाने से हैंडसम बन जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन वाकई में आपको पता है ये चीज़ें होती नहीं है।
ये सिर्फ एक दिखावा होने के लिए होता है, सिर्फ एक बताने के लिए होता है। तो यहाँ भी यही हमारे फील्ड में हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो खास करके इंस्टीट्यूट के अंदर एडवर्टाइज़ करते हैं, जो कि वो एक टेक्नीशियन नहीं है, वो मोबाइल रिपेयर भी नहीं करते हैं, वो मोबाइल रिपेयरिंग किस तरह से होती है उसको पता भी नहीं है, फिर भी इस तरह से दूसरे इंस्टीट्यूट के वहाँ जाके इस तरह से वीडियोस बना के अपने अंदर मतलब कहीं ना कहीं एडवर्टाइज इस तरह से इंस्टीट्यूट वाले भी लोग करवाते होते हैं। जहाँ भी जाओ सबका अच्छी बात ही कहा जाता है, क्योंकि सब ये पैसा का मामला होता है। जो कि एडवर्टाइज भी जो हीरो हीरोइन जो एडवर्टाइज करते हैं उसने वो प्रोडक्ट को कभी यूज़ भी नहीं किया होता है, फिर भी वो बोलते हैं अच्छा चीज़ है, इस तरह से होता है। तो यहाँ ये चीज़ें उन चीज़ों को आपको बचना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपको एक बार सीखना चाहिए और फिर अपना फ्यूचर इस लाइन में आजमाना चाहिए। आजकल ट्रेसिंग के मामले में ये चीज़ है कि आप एक अपने आप को जब तक एक इंजीनियर में हूँ ऐसा फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, इतनी आप मेहनत नहीं करोगे, इतने बार चीज़ें आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आजकल के 5G जो आने वाली जनरेशन है वो चीज़ें इतना दिमाग में बिठ जाएगा और इतना इजी से हम उस पर काम कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो एक अच्छा उस्ताद ढूंढिए, अच्छा सा एक टीचर ढूंढिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, इस तरह से आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग बहुत ही बेहतर से अच्छे से डिटेल में समझना और सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हर मंथ के 1 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। आपको कांटेक्ट करना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप की हमारी क्लास है। मैं यहाँ गुजरात जामनगर में हमारा इंस्टीट्यूट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर EMMC प्रोग्रामिंग बहुत डिटेल में हम यहाँ सिखाते हैं और हम एडवर्टाइज़ नहीं करते, सिर्फ हमारा काम है। तो कोई भी आप हमारे स्टूडेंट के कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट यहाँ लाइव आपको मिल सकता, मेरे पास एक ही नंबर है, दूसरा कोई नंबर भी नहीं है। जो मैं यूट्यूब पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है वही मेरा नंबर है। आप कभी भी मुझे कॉल करके लाइव मेरे से ही बात कर सकते हो। बाकी इसके अंदर चलिए हम ज़्यादा बात ना करके हमारे ये केस स्टडी को देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए और इस तरह से आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस पड़े हैं, मैं इस तरह से अपलोड करता रहूँगा। अगर आपका प्यार इस तरह से आप अपना बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, ज़रूर मैं बाकी के आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। चलिए मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो आप एंजॉय करिए और अपने लाइफ में अपने आप को, अपने नॉलेज को ग्रोथ करवाइए। चलिए देख लो। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज सितंबर 2022 के टेक्नीशियन के साथ हम एक बार फिर हाजिर है। मेरे पास जो मोबाइल है एक, जिसके अंदर Realme C11, ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है, ये डेड कंडीशन में आया हुआ है। कल मुझे एक टेक्नीशियन ने दिया था, उसने थोड़ा इसमें काम भी किया हुआ है। आजकल जो मोबाइलों के अंदर ऐसे प्रॉब्लम आती है उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है इसके अंदर कि किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ऐसे ही एक केस के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। तो चलिए हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल के अंदर डेड कंडीशन में हमें किस तरह से मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, उसको रिपेयर करना है। हमें इसके अंदर जो सीक्वेंस समझे थे उसको फर्स्ट से एंड तक, जब तक सामने फॉल्ट ना आए तब तक हम उसको टेस्ट करेंगे। कूल टेस्ट, हॉट टेस्ट, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है एक डेड बोर्ड को सोल्व करने की, तो हम टेस्ट को समझते हुए काम करेंगे। तो इसके लिए मुझे इनमें से कोई एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर रिपेयर आपको ही करना है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। तो इनमें से जी एक आप आ जाइए। ये जो मेरे पास मोबाइल है जी, आप कहाँ से है? ओडिशा से। ओडिशा। क्या नाम है? नरेंद्र। अभी मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल Realme C11 मोबाइल है जो MT के बेस पे मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर कस्टमर ने मुझे दिया था जो डेड कंडीशन में है। तो इस मोबाइल के अंदर हमें रिपेयर करना है, डायग्नोस करना है। तो एक बार हम इसको DC मशीन से पहले डेड बोर्ड को हमेशा कूल टेस्ट एंड हॉट टेस्ट चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको DC से कनेक्ट करके देखते हैं कि DC की रीडिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसको आगे समझते हैं। तो ये मोबाइल के अंदर हम पहले एक बार आपके हाथ से ही इसको DC से कनेक्ट करिए।
देखिए आपके सामने ही है डीसी मशीन, यहाँ थोड़ा इधर जी। डीसी मशीन आप देख सकते हो 4.2 वोल्टेज पे हमने सेट किया है 3 एम्पियर से, दिखाई दे रहा है डीसी मशीन। अब हम एक बार इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं। देखिए इसने डीसी से कनेक्ट किया है, डीसी से उसको कनेक्ट कर दिया। अभी कोई करंट कंज्यूम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि हमारी प्राइमरी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बार इसका पावर की प्रेस करते हैं। एक बार देखिए पावर की प्रेस करते हुए, देखिए पावर की प्रेस किया तो ये मैक्सिमम 48 पे जा रहा है और मिनिमम 22, मैक्सिमम 40, 22, 40, 22, 40, 22, 40, इस तरह से करंट की वेरिएशन हो रही है। देखिए जब इसके अंदर इस तरह से हमने सिर्फ केबल लगाया है डीसी का, अभी कोई करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब जैसे ही हम इसके अंदर पावर की को प्रेस करते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है, लेकिन डीसी की रीडिंग आप इसके अंदर देख सकते हो कि मैं जैसे ही इसके अंदर इसको प्रेस करता हूं तो देखिए डीसी का रीडिंग आप देख सकते हो, मैक्सिमम 40, 22, 40, 22, 40, 22 ऐसे वेरिएशन हो रहा है। तो मैंने इसके अंदर सीक्वेंस के हिसाब से जब एमटीके आपको समझाया था कि एमटीके में अगर डीसी मशीन में इस तरह से पावर की प्रेस करने से करंट इस तरह से हो, स्विचिंग हो, तो क्या मतलब हो सकता है, क्या आपको लगता है? जी, सेकेंडरी लाइन में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? शॉर्टिंग। हमने इस तरह से समझा था कि किसी भी मोबाइल के अंदर जब इस मोबाइल के अंदर हमारे पास एमटीके बेस पे मोबाइल होता है, उस मोबाइल के अंदर अगर आपका सेकेंडरी लाइन के अंदर अगर शॉर्टिंग का इश्यू होता है, जो एलडीओ शॉर्ट होती है, तो उस टाइम आपका डीसी का जो करंट होता है, उस डीसी का करंट में इस तरह से वेरिएशन होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं डीसी मशीन हमें क्लू दे रहा है कि हमारी सेकेंडरी लाइन में कोई शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग किधर है और हम उसको पहले टेस्टिंग करते हैं और उसको किस तरह से सोल्व करना है उसको हम देखते हैं। तो एक बार आप इधर आइए और अपना माइक्रोस्कोप ये सब इस पे पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए मोबाइल अगर रिपेयर करना है तो अभी मैं 5 मिनट में ये मोबाइल को रिपेयर करके आपके सामने बता दूंगा, लेकिन हमें सिर्फ रिपेयर नहीं करना है, ऐसा क्यों होता है ये भी हमें समझना है, इस लॉजिकों को समझना। और जब तक जिस दिन आप लॉजिकों को समझना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा, आप एक अच्छे टेक्नीशियन मार्केट में बन जाओगे। कभी भी आपके पास कभी मोबाइल रिपेयर में आए तो सिर्फ उसको रिपेयर के नज़र से ही, पैसे कमाने के नज़र से ही उसको नहीं देखना है, पैसे भी कमाना है, साथ में उसके अंदर हज़ारों का नॉलेज भी लेना है। यानी कि सर्किटों के अंदर आपका दिमाग लगाना है। उसका रिपेयर नहीं हुआ, इससे पहले का टेस्टिंग, रिपेयर हो गया उसके बाद का टेस्टिंग, हर एक चीज़ को हमें देखना होता है। तो एक बार इसी मोबाइल के अंदर देखिए पावर आईसी है। इससे पहले जिस टेक्नीशियन ने मुझे मोबाइल रिपेयर में दिया उसका कहना ये था कि मैंने इसके अंदर चार्जर लगा रहा हूँ, पावर आईसी हीट हो रही है, मैंने 2 पावर आईसी को चेंज किया है, दूसरा नया आईसी लगाया हुआ है, फिर भी ये हीट हो रहा है, और ये आईसी उसका दूसरा आईसी है जो वो टेक्नीशियन ने इसके अंदर चेंज किया हुआ है। पावर आईसी नया लगाते हैं तो भी इसके अंदर क्या हो जाता है, हीट होता है। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पावर आईसी हीट हो रही है कि नहीं। तो आप एक काम करो, पावर आईसी जो है ना हमारा, उस पर रोजिन लगा दो। पीएम आईसी है, उसके अंदर जो रोजिन का स्मोक लगा देते हैं, उसके बाद इसके अंदर देखते हैं कहाँ हीट हो रहा है। देखिए एक चीज़ इसमें लॉजिक यही समझना है कि अगर सेकेंडरी लाइन का प्रॉब्लम होता तो जिस तरह से हमारी सेकेंडरी लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पावर की प्रेस करने से भी सेकेंडरी वोल्टेज बनता है, चार्जर लगाने से भी सेकेंडरी वोल्टेज बनता है। तो चार्जर के दौरान पावर आईसी क्यों हीट हो रही है, क्यों डीसी मशीन से कनेक्ट करने से पावर आईसी हीट नहीं हो रही? यहाँ थोड़ा हमें एक लॉजिक को समझना है, जिससे हमें थोड़ा क्लू मिल जाता है शॉर्टकट में हमें प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, कौन सी सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी हमें इस तरह से नॉलेज रखते हैं तो आइडिया आ सकता है। तो जब मैंने उस टेक्नीशियन ने मुझे बोला कि डीसी मशीन में इस तरह से करंट ले रहा है और मोबाइल में कोई पावर आईसी हीट नहीं हो रही है, जैसे ही इसके अंदर चार्जर लगाते हैं तो पावर आईसी हीट हो रही है, तो मुझे तुरंत इसके अंदर क्लू मिला कि मेरा प्रॉब्लम किधर है। टेस्टिंग करने से पहले ही, क्योंकि स्केमेटिकों की नॉलेज, पावर सीक्वेंस की नॉलेज, सप्लाइयों की नॉलेज होती है, तो आपका दिमाग आपको क्लू दे देता है कि यहाँ प्रॉब्लम किधर होगा। तो यही चीज़ें हमें यहाँ समझना है। तो देखिए इसमें पावर आईसी पे अभी रोजिन लगा दिया है, अब इसमें बैटरी लगा के हमारा चार्जर लगा के देखते हैं कि पावर आईसी क्या हीट हो रही है या नहीं है। उसमें
देखिए चार्जर हमने अभी कनेक्ट कर लिया है। चार्जर को एक मिनट यूएसबी हम लगाते हैं और देखते हैं। बैटरी चार्जर सब लगाया हुआ है। 0.6 मिली एम्पियर करंट ले रहा है इसमें। और पावर आईसी के अंदर आप देखा पावर आईसी के अंदर इस जगह पे आपको हीटिंग है, इधर इस पावर आईसी पे यहाँ हीटिंग हो रही है। लेकिन यही चीज़ अगर डीसी से कनेक्ट करते हैं तो हीट नहीं हो रहा है, यहाँ हीट हो रहा है। ये 0.6 जो करंट कंज्यूम कर रहा है, 600 मिली एम्पियर यहाँ करंट कंज्यूम कर रहा है। कितना करंट कंज्यूम कर रहा है? इसी कंडीशन में हम एक बार बैटरी को रिमूव कर लेते हैं। बैटरी को रिमूव करने के बाद देखो यहाँ यूएसबी टेस्टिंग की रीडिंग देखो। अभी जो रीडिंग है 0.4 यानी 400 मिली एम्पियर बिना बैटरी से करंट कंज्यूम कर रहा है। यूएसबी टेस्टर भी आपकी सेकेंडरी की हेल्थ बता सकता है। जो अगर कोई भी मोबाइल में बैटरी ना लगी हो और चार्जर लगाए तो अगर करंट कंज्यूम करता तो 0.01 तक जा सकता है। अगर ये 0.40 पे करंट जा रहा है उसका मतलब ये है कि आपकी सेकेंडरी वोल्टेज डिस्टर्ब में है। ये करंट बिना बैटरी से भी इतना 400 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। तो अब हम इसका चार्जर निकाल देते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा आपको थियोरिकल बेस्ड समझाना चाहूँगा कि इसके अंदर क्यों पावर आईसी हीट हो रही है। चार्जर लगा के डीसी से कनेक्ट करते हैं तो नहीं हो रही है और 400 मिली एम्पियर करंट इसके अंदर करंट कंज्यूम क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंडरी तो शॉर्ट में है, ये तो पक्का है, लेकिन पावर आईसी हीट हो रही है। तो पावर आईसी बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ऑलरेडी किसी ने इसमें पावर आईसी बदल के ही मुझे दिया हुआ है। जो कल शाम को टेक्नीशियन नहीं आता है उस टेक्नीशियन ने ही मुझे उसके दिया है। उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, इसका पीएम तो चेंज कर दिया है। पीएम का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी सेकेंडरी में शॉर्टिंग होने की वजह से। सेकेंडरी बनती कहाँ से है? पावर आईसी से। तो सेकेंडरी शॉर्ट होती है तो उस टाइम पावर आईसी पे हीट लोड पड़ता है, इस वजह से पावर आईसी क्या हो रही है, हीट हो रही। लेकिन यही चीज़ डीसी से भी होना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा है। यूएसबी टेस्टर से मतलब चार्जर लगाने के बाद ही ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको यहाँ थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारा पावर आईसी है ये, इसमें पावर आईसी का नंबर कौन सा है देखा? पीएम आईसी है 6357 CRV, बराबर। हमारा एमटी के बेस पे आईसी है MT 6357 CRV। ये बहुत फेमस आईसी है एमटी के बेस पे आजकल। और इसका ही मैंने आपको पूरा पावर सीक्वेंस मैंने आपको लिखवाया था पूरा, कि स्टार्ट से एंड तक किस तरह से वोल्टेज बनते हैं, प्रोसेसर का रिलेशन, मेमोरियों का रिलेशन, इसके कौन कौन सी सप्लाई से कैसे होता है, ये हमने इसके अंदर समझा था। तो यहाँ पूरा सीक्वेंस ना समझते हुए जो हमें समझना है उस लाइन को समझ लेते हैं। पूरा सीक्वेंस तो बहुत लंबी बात होती है, तो मैंने आपको जो आगे आपको समझाया था। तो यहाँ MT 6357 CRV है, उसके सामने यहाँ प्रोसेसर है, क्या है? CPU भी MT के बेस पे ही होता है, बराबर। अब इस मोबाइल से बनने वाली जो पावर की प्रेस करते हैं, इस मोबाइल के अंदर यहाँ पावर ऑन ऑफ की है और ऑन ऑफ की के अंदर जब हम प्रेस करते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। या तो फिर इसके अंदर कोई चार्जर का हम इंटरप्ट दे, VCDT चार्ज LDO होता है, वो जब दे तो भी पावर आईसी अपने अंदर से सेकेंडरी वोल्टेज बनाना स्टार्ट करती है। इनमें से हमारा जो CPU है उसमें बहुत सारे बक वोल्टेज, बहुत सारे LDO वोल्टेज यूज करता है। इस LDO में से CPU के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, भाग होते हैं। मॉडेम सेक्शन होता है, कोर सेक्शन उसके अंदर होता है, ग्राफिक सेक्शन उसके अंदर होता है, USB सेक्शन उसके अंदर होता है, कैमरा सेक्शन होता है। ये सारा सेक्शन जो उसके अंदर है तो उसका अलग अलग वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से इसको अलग अलग वोल्टेज दी जाती है। इनमें से एक वोल्टेज जो इसको दी जाती है, ये वोल्टेज इसके USB सेक्शन को दी जाती है। USB किस सेक्शन को दी जाती है? USB। हमारे MT के बोर्ड में जो भी प्रोसेसर होता है या कोई भी मोबाइल में जो प्रोसेसर होता है, पावर आईसी से USB की 2 वोल्टेज मिनिमम दी जाती है। MT के में 3 वोल्टेज दी जाती है, USB हाई वोल्टेज, USB लो वोल्टेज और USB मीडियम वोल्टेज। तो यहाँ इस पावर आईसी से 2 वोल्टेज हमारे
किसको दी जाती है? प्रोसेसर को दी जाती है। एक वोल्टेज होगा VUSB जो कि 3 वोल्टेज की सप्लाई होगी। VUSB कितने वोल्टेज की सप्लाई होगी? और ये LDO टाइप की वोल्टेज है। ये कौन सी LDO है? 3 वोल्टेज जी। उसके अंदर यहाँ एक फिल्टर कैप होता है, एक फिल्टर कैप यहाँ प्रोसेसर में जाता है तो वहाँ होता है। तो एक वोल्टेज USB का हाई वोल्टेज हो गया, USB हाई वोल्टेज। एक वोल्टेज इसके अंदर दिया जाता है जो कि हमारी पावर IC से ही दिया जाता है, और ये वोल्टेज होता है USB लो वोल्टेज। ये वोल्टेज होता है हमारे पावर IC से जो निकलने वाली सप्लाई होती है VIO 1.8 वोल्टेज। VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई हमारी पावर IC से आउटपुट होती है, सेकेंडरी वोल्टेज है। ये VIO वोल्टेज एक यूनिवर्सल ऐसे वोल्टेज है जो ऑलवेज वोल्टेज कि मोबाइल के अंदर ऑल सेक्शन को दिया जाता है। जो आयो कंट्रोलर पे जो सिस्टम पे चलता होता है, कोई ऐसा सेक्शन नहीं बाकी रहेगा जो VIO की 1.8 वोल्टेज की सप्लाई उसको ना दी गई हो। हम क्वालकॉम के अंदर जो देखे थे कि LDO 5 एक ऐसी सप्लाई है जो मोबाइल के ऑलमोस्ट सेक्शन को दी गई है। इसी तरह MTK में VIO 1.8 वोल्टेज एक आयो कंट्रोलर के लिए डिजिटल सेक्शन के लिए सप्लाई होती है। ये हर एक नेटवर्क सेक्शन, हर एक सेंसर, हर एक सेक्शन के अंदर ये सप्लाई दी गई है। इसमें से ये वोल्टेज किसको दिया है? CPU को भी दिया। और CPU को ये एक ही सेक्शन के लिए दिया है ऐसा नहीं है। CPU के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो हर एक सेक्शन को दिया गया होगा। CPU के अंदर इसमें कैमरा सेक्शन है तो कैमरा का आयो कंट्रोलर के लिए भी ये अलग पिन पे दिया गया होगा। इसी तरह इसके अंदर डिस्प्ले सेक्शन है तो उसके अंदर भी GPU सेक्शन के भी आयो कंट्रोलर के लिए कुछ अलग सेक्शन को इसको दिया होगा। इसी तरह मोबाइल के अंदर आयो वोल्टेज डिजिटल फंक्शन होने के लिए CPU की ये जो वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज आयो वोल्टेज, वो मोबाइल के CPU के बहुत सारे हिस्से को दिया है। इनमें से एक हिस्सा है जो कौन सा हिस्सा है? USB, इसको दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ जो वोल्टेज दिया है, यहाँ एक पेड डिफरेंस किया है। डायग्राम आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पेड डिफरेंस जो शॉर्ट करके एक लाइन होती है, ये पेड डिफरेंस कर दिया है। ये हमें बोर्ड में बाहर दिखता नहीं है, ये इंटरनल होता है। यहाँ बाद में डायग्राम में लिखा है कि ये वोल्टेज को VIO 1.8 वोल्टेज SOC यानी CPU, ये वोल्टेज नामकरण थोड़ा अलग डायग्राम में, मतलब वोल्टेज एक ही है, एक ही लाइन से लिया है लेकिन दो अलग अलग नाम दे दिए। तो ये वोल्टेज में भी यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? केप मिलेगा, LDO है तो ये वोल्टेज भी यहाँ क्या मिलेगा? मिलेगा। ये दो वोल्टेज कंपलसरी हमारी किसको मिलनी चाहिए? CPU को मिलनी। तीसरा एक वोल्टेज इसको दिया हुआ है जो कि 1.2 वोल्टेज है, USB 1.2 वोल्टेज। ये वोल्टेज हमारी पावर IC में से ना लेके एक एक्स्ट्रा इसके अंदर LDO सेक्शन, बाहर एक LDO सेक्शन लगाया है जो लोअर वोल्टेज LDO, इसके अंदर एक्स्ट्रा जो PMIC के नाम से हम जानते हैं ना, ये EXLDO यहाँ से लिया है। इस LDO का EN कहाँ से मिलता होगा? पावर IC से मिलता होगा। EN या कोई इसका V सिस्टम होता है, V सिस्टम। इसका इनेबल जो लाइन होती है ये एक्स्ट्रा EN भी हो सकता है, या फिर हमारी ये कौन सी LDO है ये? तो इसका लो वोल्टेज LDO बनाने के लिए Vin क्या होना चाहिए? 1.3। और 1.3 का बक कौन सा है? हमारे क्वालकॉम MTK के अंदर हायर वोल्टेज LDO और लोअर वोल्टेज LDO बनाने के दो बक मैंने बताए थे, अगर आपको नाम पता है तो। VS1 और VS2, जिसमें VS2 है ये हमारा लोअर वोल्टेज का LDO, या तो कोई मोबाइल में VS2 भी इसको दिया जाता है। अब इसमें भी फिल्टर कैप आपको दिखने को मिलेगा। ये डिपार्टमेंट USB का है। इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, इसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम आएगी
मतलब इसको ये वोल्टेज ना मिले तो मोबाइल ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली फॉर प्रॉब्लम क्या आएगी, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं बनेगा। पहला प्रॉब्लम क्या आएगा कि कंप्यूटर में इसका पोर्ट नहीं बनाएगा, मोबाइल ऑन हो जाएगा। यूएसबी सप्लाई सीपीयू को नहीं मिलने से मोबाइल ऑन हो जाता है, इसमें डेड नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसने सीपीयू ने ये दोनों में से किसी एक सप्लाई को शॉर्ट कर दिया अपने अंदर से, सीपीयू अगर मान लीजिए कि ड्राई सोल्डर हो गया, सीपीयू सप्लाई लेना बंद कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यूएसबी काम नहीं करेगा, मोबाइल ऑन रहेगा। लेकिन अगर सीपीयू ने इस लाइन को शॉर्ट कर दिया अंदर से, तो फिर हमारी जो अगर 1.8 वोल्टेज लाइन को शॉर्ट कर दिया तो हमारी VIO वोल्टेज लाइन डिस्टर्ब आ जाएगी। अब VIO लाइन जो होती है 1.8, ये सिर्फ CPU के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है, ये तो मोबाइल के अंदर USB के लिए ही डिज़ाइन की गई है। नहीं, VIO वोल्टेज मोबाइल के हर एक सेक्शन को दिया है, रैम को भी दिया है, eMMC को भी दिया है, CPU के और भी डिपार्टमेंट को दिया है। इस लाइन को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत जगह पे ये जाता होगा। तो अगर कोई एक जगह पे एक लाइन को शॉर्ट कर दे तो ये लाइन के अंदर जितनी भी जगह पे जाने वाली वोल्टेज है सब क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और हमारा जो सीक्वेंस है, पावर सीक्वेंस, उसमें भी जिक्र किया है कि VIO वोल्टेज बीच में है 1.8 वोल्टेज। अगर VIO 1.8 वोल्टेज नहीं होगा तो आगे की सीक्वेंस प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये आईसी का जो सीक्वेंस मैंने लिखाया है, इसमें VIO का आप देखिए, इसमें VIO मैंने लिखवाया होगा। VIO 1.8 जो MT के बेस पे जो 6357 CRV का जो सीक्वेंस लिखवाया था मैंने, उस टाइम उसके अंदर देखो VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई उसमें थी, है? किससे पहले है VIO जो वोल्टेज था वो, उसके बाद कौन है, उससे पहले कौन है? VIO 1.8 है Vproc, और उसके नीचे हाँ, तो मान लीजिए कि बीच वाला हिस्सा हम शॉर्ट कर दे तो बोलो, हम इसका नीचे का नहीं बनेगा ना इसके अंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर सीपीयू ने इस लाइन को 1.8 वोल्टेज की लाइन को शॉर्ट करके रखा है तो मोबाइल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर USB हाई वोल्टेज की जो लाइन है 3 वोल्टेज की, ये लाइन भी इसको मिलनी चाहिए। और ये लाइन अगर इसका शॉर्ट हो गया, ये दोनों में फर्क इतना है कि ये VIO जो वोल्टेज है 1.8, ये मोबाइल के हर एक सेक्शन में दिया है। और जो 3 वोल्टेज की सप्लाई है, CPU याद रखना 3 वोल्टेज सिर्फ USB के लिए ही यूज करता है, इसके बाद 3 वोल्टेज CPU के कोई भी सेक्शन को नहीं दिया जाता। 3 वोल्टेज जो अगर CPU कोई हाई वोल्टेज यूज करता है तो ओनली फॉर 3 वोल्टेज, और वो 3 वोल्टेज ओनली फॉर USB के लिए ही हाई वोल्टेज दी गई होती है। इसके अलावा CPU कभी 3 वोल्टेज दूसरे कहीं यूज नहीं करता है। तो पावर IC से एक LDO पर्सनल बना के सिर्फ और सिर्फ ये वोल्टेज किसके लिए डिजाइन किया, आपके CPU का USB सेक्शन के लिए। तो यहाँ ये लाइन में सिर्फ एक साइड पावर IC होगी, एक साइड CPU होगा। इसका रिलेशन कहीं और दूसरी जगह पे नहीं है, इसका रिलेशन और कहीं दूसरी जगह पे नहीं दिया। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये लाइन ड्राई सोल्डर हो जाता है, CPU इस लाइन को ड्राई सोल्डर करता है, तो क्या होगा, तो मोबाइल ऑन होगा लेकिन कंप्यूटर में पोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट कर दिया तो, इसने इस लाइन को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया तो पावर सीक्वेंस में V बस USB लिखा है कि नहीं, देखो तो V USB पावर सीक्वेंस में लिखा है आपका सीक्वेंस देखो उसमें है लास्ट में, उसके बाद रीसेट है। तो अगर इसके अंदर ये लाइन शॉर्ट हो गई तो हमारा पावर बूट सीक्वेंस जो है, पावर सीक्वेंस वही डिस्टर्ब में आ जाएगा। इस वजह से ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ओपन होगा तो चलेगा मतलब पोर्ट नहीं बनेगा लेकिन मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो अब हम यहां थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान ली कि हमारा USB 3 वोल्टेज की अगर सप्लाई CPU ने शॉर्ट करके रखी है, CPU ने इस सप्लाई को शॉर्ट करके रखा है,
तो इस मोबाइल को ऑन करने का चांस 100% है। हम क्या करेंगे कि कैसे भी करके सीपीयू से इसका रिलेशन खत्म कर देंगे, मतलब पावर आईसी और सीपीयू के बीच की लाइन तोड़ देंगे। तो हमारा जो लाइन शॉर्ट हो रहा था वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वहाँ वोल्टेज बन जाएगा और हमारा जो सीक्वेंस है पावर वो पूरा ओके हो जाएगा, मोबाइल ऑन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? यूएसबी काम नहीं करे। तो इस टाइम पेस्टेड सीपीयू है इस मोबाइल में, सीपीयू जो पेस्टेड है। प्रॉब्लम अगर मान ली कि ये लाइन का शॉर्ट है तो हमें सीपीयू को कुछ नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, आगे जाके पावर आईसी को नॉन पेस्टेड होने की वजह से जो भी पावर आईसी का बीजीए बोल्ट होगा, J14 इसका बोल्ट होता है, इसको अगर हम यूवी मास्क लगा देंगे, आईसी उठा के नीचे यूवी लगा के फिर आईसी लगा देंगे, तो फिर ये शॉर्टिंग की लाइन से हमने उसका यूएसबी एलडीओ को दूर कर दिया। अब हमारा सीक्वेंस पूरा हो जाएगा, मोबाइल ऑन हो जाएगा। यहाँ अगर हम पावर आईसी को ड्राई सोल्डर कर दे या तो फिर हम सीपीयू को उठा के यूएसबी की जो पिन पे वोल्टेज जा रहा है उस पे यूवी मार्क लगा के सीपीयू लगा दे तो भी होगा। लेकिन इजी क्या पड़ता है, यहाँ पेस्टेड आईसी सीपीयू है, पावर आईसी है, तो पावर आईसी इजी पड़ता है। हमें तो कैसे भी करके सीपीयू से दूर रखना है, इस लाइन से सीपीयू टच है तो हमें इसको क्या करना है, दूर रखना है। तो हम सीपीयू को भी हटा के यूवी मास्क लगा के सीपीयू लगा के भी कर सकते हैं, या फिर हम पावर आईसी को हटा के उस पे यूवी मास्क लगा के भी हम कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ सीपीयू ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। सीपीयू ड्रिल करने की जरूरत, अगर सीपीयू को ड्रिल कर दिया जाए और सीपीयू के अंदर ड्रिल करके उसकी लाइन को ब्लेड से हम कट कर दे जो शॉर्टिंग की ओर जा रही है, तो भी इस ड्रिलिंग करके भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना इजी है कि पावर आईसी से हम इसको अगर ड्राई सोल्डर कर सकते हैं, इतना इजी है। ड्रिल करें क्यों, ड्रिल करके भी कर सकते हैं। अब दूसरा चीज, मान ली कि इसमें 1.8 वोल्टेज को शॉर्ट करके रखा है इसने, 1.8 3 वोल्टेज की यूएसबी सप्लाई ओके है, चलो इसने 1.8 वोल्टेज वीआईओ की सप्लाई को इसने शॉर्ट कर दिया तो भी मोबाइल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पावर आईसी को हटा के यूवी मास्क लगा के मोबाइल ऑन कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकेंगे? है? क्योंकि ये लाइन मोबाइल के बहुत और एरिया में जा रही है, हमारे सीपीयू के और भी सेक्शन में जा रही है, हमारे ईएमएमसी में जा रही है, रैम में जा रही है, सब में जा रही है। तो डेड मोबाइल ऑन होने के लिए जो और भी सेक्शन है उसके लिए भी वहां जा रही है। इसलिए अगर 1.8 वोल्टेज वीआईओ शॉर्ट है तो हम यहां पावर आईसी को हटा के उसको ड्राई सोल्डर करके काम नहीं कर सकते। यहां कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, यहां सीपीयू का वही पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जो यूएसबी, देखो ये लाइन सीपीयू ने यूएसबी लाइन वाली ही, यूएसबी सेक्शन ने ही इसको शॉर्ट किया है तो ही पॉसिबल है ये रिपेयर कर सकते हो 1.8 वोल्टेज को। अगर सीपीयू ने दूसरे जो मोबाइल ऑन होने के लिए जो वोल्टेज दिया है वहां उसने शॉर्ट कर दिया तो ये कभी भी प्रॉब्लम आप सोल्व नहीं कर पाओगे यूवी लगा के या सीपीयू को ड्रिल करके, कभी भी नहीं। ये तो यूएसबी सेक्शन है जो मोबाइल को ऑन होने के लिए जवाबदार नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्ट से दूर करके लाइन को रिपेयर कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का अगर शॉर्टिंग है, इस लाइन का अगर शॉर्टिंग है तो हमारे यहां से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे पावर आईसी से, और इस लाइन का प्रॉब्लम है तो हम पावर आईसी से सोल्व कर पाएंगे। रीजन समझ में आया कि इसमें क्यों हम पावर आईसी से सोल्व कर पाएंगे, इसमें हम पावर आईसी से क्यों नहीं सोल्व कर पाएंगे, पता चला? क्यों, कौन बोल सकता है? जी 3 वोल्ट जो होता है वो सिर्फ सीपीयू के लिए बनाया है जी, और 1.8 वोल्ट जो है वो सारी जगह। जी सही है, एकदम सही बताया कि 1.3 वोल्टेज की जो सप्लाई है ओनली फॉर किसके लिए डिजाइन की है, सीपीयू के लिए। इसका कोई तीसरी आईसी से या तीसरे सेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए इसको हम यूवी लगा के इसको यहाँ से ही शॉर्ट से दूर कर देंगे तो हमारा पावर सीक्वेंस ओके हो जाएगा। वो पावर सीक्वेंस में यूएसबी की सप्लाई बीच में आ रही है, इसलिए पावर आईसी डिस्टर्ब में हमारा सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए डेड हो जाता है। और ये मोबाइल के अंदर ये लाइन शॉर्ट हो गई तो फिर हम क्या
सीपीयू को ही हमारे पास ऑप्शन एक ही है कि सीपीयू को उठाइए और सीपीयू में जो यूएसबी की वोल्टेज जा रही है उसको ही आप यूई लगा के फिर सीपीयू लगा दीजिए, या फिर सीपीयू हटाना नहीं है, सीपीयू हटाना नहीं है तो आपको पहले इसका बिट मैप से ये देख लेना है कि इसका यूएसबी वाला वोल्टेज का पॉइंट कौन सा है। बिट मैप के जरिए आपको पता चल जाएगा कि यार स्केमेटिक में बताया गया होगा कि लो वोल्टेज यूएसबी 1.8 वही जो पिन होगी उस पिन को आपको लोकेट करके उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको ड्रिल करना है। ड्रिल करने के बाद वहाँ एक लाइन जो पीसीबी में जाती होगी उस लाइन को ब्लेड से क्या करना है, कट करना है। तो सीपीयू से जो लाइन शॉर्ट हो रही थी वो लाइन हमने हटा दी, तो ये पावर आईसी का जो शॉर्ट है हट गया, तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। यहाँ सीपीयू ड्रिल करके भी ये लाइन को रिपेयर कर सकते हैं, या तो फिर आईसी सीपीयू को उठा के उसमें यूवी लगा के फिर सीपीयू बिठा दे तो भी कर सकते हैं, जो भी इजी लगा ये चीज़। लेकिन सीपीयू वाला काम आपको किस लाइन में करना पड़ेगा, 1.8 आईओ वोल्टेज जो शॉर्ट करके रखता है उसमें। अगर इसने 3 वोल्टेज यूएसबी को शॉर्ट करके रखा है तो हमें सीपीयू की ओर ध्यान ही नहीं, भले सीपीयू ने ही इसको शॉर्ट करके रखा है लेकिन फिर भी सीपीयू की ओर नहीं देखना है। हम पावर आईसी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन चीज़ ऐसी है कि एक प्रॉब्लम आपने ऑन किया लेकिन एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? भूल जाइए कि वो कंप्यूटर में कनेक्ट होगा, कोई टाइप का कंप्यूटर में वो कनेक्ट नहीं होगा। और हमारी यूएसबी की जो चार्जिंग है, हमारा फास्ट चार्जिंग का जो कम्युनिकेशन होता है ये भी हमारी डीएमडीपी यूएसबी से ही होता है, तो आपका प्रॉब्लम फेक चार्जिंग का भी आ जाएगा। मतलब एक कस्टमर इसको सही तरीके से यूज़ करने के लायक नहीं रहता है जब आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ डाटा रिकवरी करने के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक तो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, दूसरा चीज़ होगा फेक चार्जिंग का इश्यू आने लगेगा। चार्ज कैसे करोगे, ये चीज़ है। फिर आपको जब मैं चार्जर सर्किट समझाऊंगा तब उसका थोड़ा जुगाड़ समझाऊंगा कि आप इसका अगर ऐसे करते हो तो आप ये सिस्टम करके भी आप अपना, अगर यूएसबी वाला फॉल्ट हो गया है तो फिर किस तरह से अगर हमें चार्जिंग करना है तो कर सकते। ये भी आपको मैं थोड़ा एक चीज़ है जो बताऊंगा, इससे आप कर सकते हो। ऐसे चार्जिंग भी हम ऐसे कर सकते हैं जो फेक चार्जिंग का इश्यू अगर आया तो। और देखो एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ रह गया कि डीसी से क्यों मोबाइल के अंदर पावर आईसी हीट नहीं होती है और चार्जर से क्यों हीट होती है। किसी को कुछ क्लू मिला है? हाँ सुनिए। नहीं और नहीं, और कोई? यूएसबी लगाने से वो वोल्टेज काम करता है। यस, इसके अंदर जो है ना, क्योंकि चार्जर लगाते हो तो हमारा जो चार्जर होता है इसमें डीएमडीपी जो है उससे हमारा चार्जर सीपीयू से कम्युनिकेशन करता है। तो हम चार्जर लगाते हैं तब हमारा डीएमडीपी एक्टिव होता है, यानी यूएसबी हिस्सा इसका एक्टिव होता है। तो इस टाइम हमारी ये वोल्टेज को ये क्या करता है, एक्टिव होने की वजह से ये वोल्टेज को यूज़ करता है। इस वजह से ये पावर आईसी पे ज़्यादा लोड पड़ने लगता है। समझ में आया कि ये हिस्सा जो है वो कब काम करता है, यूएसबी वाला, यूएसबी की वोल्टेज कब काम करती है, जब चार्जिंग लगने के बाद उसका रियल में वो एक्टिव होता है। ये एक डिजिटल वोल्टेज है। आप जब इसके सेकेंडरी वोल्टेज का पावर आईसी का अलग अलग हिस्सा बनाया है, ये एनालॉग एलडीओ, डिजिटल एलडीओ, स्विचिंग एलडीओ, तो इसमें डिजिटल एलडीओ में आता है, यानी कि प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया हुआ वोल्टेज है। तो हम जब इसमें चार्जर लगाते हैं तभी ये वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव होता है, और वो तब या जाके ये पावर आईसी पे ज़्यादा हीट होती है। इसलिए ये सारा चीज़ होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं या फिर चार्जर में कनेक्ट करते हैं तो हमारा डीएमडीपी काम करता है। अब बोर्ड से अलग, अब एक प्रोसेसर वाला हिस्सा सामने रखिए। देखिए, जब आप इस एरिया को देखोगे तो ये जो है हमारा प्रोसेसर है और ये है हमारी मेमोरी। इस प्रोसेसर के इस कोने में, ये मॉडल में ये Realme C11 है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ओप्पो के मोबाइल है, ऐसे हमारा MI के मोबाइल है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेसर है, सेम पावर आईसी, और यही जगह पे ये लोकेशन पे आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ जो कोई ये जो पहले जो टेक्नीशियन जिसने काम किया है, देखो यहाँ से इस कैपेसिटर को रिमूव किया,
यहाँ एक कैप होता है, लेकिन इसने क्या किया है, ये शॉर्टिंग के हिसाब से उसने रिमूव किया, उसको दोनों साइड बीप आया। उसने पूरा मुझे स्टोरी बोला था कि पावर आईसी हीट हो रही है और इस तरह से यहाँ एक कैप शॉर्ट बता रहा था, तो उसने कैप रिमूव किया, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे दीजिए, मैं आपको करके देता हूँ। तो अभी इसके अंदर यहाँ हमें कुल टेस्टिंग, यहाँ एक कैप होता है जो उस बंदे ने रिमूव किया है, तो यहाँ हमें कुल टेस्टिंग से एक बार देखना है कि यहाँ बीप हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए हमारा मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मीटर की कौन सी रेंज में सेट करना है, बीप। देखो मैंने सेट किया है। अब एक बार पहले मीटर का 2 प्रोब आपस में ज्वाइंट करके देखो तो बीप मोड है जी। अब हमें इस जो वहाँ कैपेसिटर निकला हुआ है उधर उस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे हम एक बार इसका जीआर चेक करेंगे। वो यहाँ से जाके, ये कैप है वो वाला जो मैं ड्रॉ किया इधर, ये कैप यहाँ से जाके हमारे सीपीयू पे ये लाइन जा रही है। आया, देखिए नीचे है, ऊपर ऊपर वाला, हाँ अभी से बराबर। ये कैप के दोनों साइड आपको क्या आ रहा है, बीप आ रहा है। अब हम ये जो बीप आ रहा है इसका रीज़न, पावर आईसी इसके अंदर हीट हो रही है। तो क्या पावर आईसी इसके अंदर हीट हो रही है, तो पावर आईसी इसकी जवाबदार है? पावर आईसी हीट हो रही है तो उस टाइम क्या पावर आईसी शॉर्ट होती है? तो पावर आईसी क्यों हीट होती है? क्योंकि इस पे लोड पड़ रहा है। इसका रीजन सीपीयू है। अभी हमें देख समझ में आ जाएगा कि ये रीजन सीपीयू है। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको पावर आईसी को बोर्ड से रिमूव करना है। इसमें बीच में कोई कंपोनेंट नहीं होता है सिवाय कैपेसिटर जो फिल्टर होते हैं। तो एक बार हम इस पावर आईसी को रिमूव कर लेंगे। एक बार आप देखिए उसके अंदर नोच पॉइंट देख के पीएम आईसी को हम बोर्ड से रिमूव कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर जब लोकेशन देखोगे, यूएसबी वी यूएसबी करके वोल्टेज है की लाइन जो है, तो ये जो लाइन है इसके अंदर ये पॉइंट है। एक बार इस पॉइंट पे आप ग्राउंड के साथ जीआर चेक करो तो ये पॉइंट पे जी, पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे चेक करो। क्या मिल रहा है? शॉर्ट आ रहा है ना? ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये जो शॉर्ट है इसी वजह से, मतलब ये अगर हमने इसमें क्या किया है, इसमें पीएम को क्या किया, निकाल लिया। स्केमेटिक डायग्राम में आप देखोगे तो वी यूएसबी करके जो वोल्टेज जो इस आईसी से आउटपुट हो रही है, ये लाइन हमने तो इसको तो उतार लिया। अब शॉर्ट कौन है? सीपीयू है, बराबर। तो हमें क्या करना है कि इस लाइन पे, इस पॉइंट पे हमें यूई लगा देना है और फिर से जैसे आईसी था वैसे ही फिर लगा के एक बार देखते हैं। तो एक काम करिए, इसको पहले एकदम अच्छे से क्लीन कर दीजिए, पेस्ट वहाँ नहीं रहना चाहिए, और फिर इसी जगह पे हमें यूई लगा देना है। इसी पॉइंट पे थोड़ा ब्लेड से इस पॉइंट को हम थोड़ा सोल्डर निकाल देते हैं, बाद में यहाँ यूई लगा देते हैं। यूई है इधर।
जिस साइड हमने यूवी लगाया है ना, किस इस साइड था ना, हाँ सर। ऐसे रखो। यहाँ ये सब कैपेसिटर पे एक बार देखो तो कूल टेस्ट करके, वहाँ कोई कैप है। एलिमेटर का दो शॉर्ट आपस में शॉर्ट करो तो बीप बज रहा है। हाँ, अब देखो तो ग्राउंड के साथ इनमें से कोई कैप है उधर, कैप के दोनों साइड बीप कहीं है। वो कैप ये वाला है, दो कैप होता है ना, एक सीपीयू के बगल वाला है और एक पावर आईसी का। तो अब हमने क्या किया था, इधर ड्राई शोल्डर किया ना, तो लाइन तो अभी भी शॉर्ट ही है। एक बार वो सीपीयू साइड से भी हम एक बार देखते हैं, वो लाइन तो अभी हमने यूवी मास्क लगाया है तो लाइन तो अभी वो शॉर्ट ही रहा है, क्योंकि शॉर्ट सीपीयू है। तो इस वजह से हमने सीपीयू को तो अभी टच ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है। हाँ, वो उसका ऊपर वाला कॉन्टेक्ट। शॉर्टी। सॉरी, लाइए अब एक बार इसके अंदर चेक करते हैं। देखिए अभी मोबाइल ऑन हुआ है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लेकिन दूसरा एक प्रॉब्लम यूएसबी वाला काम इसके अंदर नहीं हुआ है। एक बार हम कंप्यूटर में उसको कनेक्ट करके भी देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इसके अंदर कोई पोर्ट बन रहा है कि नहीं, और चार्जिंग का क्या है ये भी देख लेते हैं। इस टाइम चार्ज लगाया और चार्ज लगाने के बाद देखिए आप 0.6 ही इसमें, नहीं एक मिनट, लाइए तो ये तो 0.6, हाँ इसमें 0.6 करंट, यानी फेक चार्जिंग का इश्यू रहेगा इसमें। कौन सा इश्यू रहेगा? फेक चार्जिंग। इसमें 0.6 से ऊपर करंट कंज्यूम नहीं करता है। ये परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन कितना 3-4 घंटे रखने के बाद 5-10% ही बढ़ेगा इसमें, क्योंकि 0.6 यानी 600 मिली एम्पियर। कंप्यूटर में जिस तरह से मोबाइल चार्ज होता है उसी तरह कंप्यूटर में हम लगा के कैसे चार्ज करते हैं और किस तरह से होता है, ऐसे जो हाई स्पीड से जो स्विचिंग से चार्ज होना चाहिए वो नहीं होगा। रीज़न ये है कि हमारा यूएसबी का हिस्सा ही इसमें हमने ख़त्म कर दिया, यानी सीपीयू ने अपना यूएसबी शॉर्ट कर दिया है। तो हमने क्या किया है, तो उसका यूएसबी से पावर आईसी डिस्टर्ब आ रही थी, हमने उसका लाइन है वो हटा दिया है। तो ये मोबाइल वैसे ऑन तो हो गया, मोबाइल यूज़ भी कर सकते हैं, मोबाइल में बिल्कुल सब चलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएगी कि इसके अंदर यूएसबी का प्रॉब्लम होगा, मतलब कंप्यूटर में पोर्ट नहीं बनाएगा। दूसरा, मोबाइल के अंदर फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। अब इस फेक चार्जिंग को सोल्व करने के लिए भी इसके अंदर एक सर्किट आपको थोड़ा इसके अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम भी आप उसको सोल्व कर सकते हो। जब मैं आपको चार्जर सर्किट समझाऊंगा, अब हमारा चार्जर सर्किट ही स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर हमारा फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, इसका भी फेक चार्जिंग का इश्यू जो होता है ये भी। देखिए ये बैटरी लो है, 1% बैटरी है, इसलिए मोबाइल सिर्फ ऑन पूरा नहीं हुआ है ये बैटरी, लेकिन इसमें 0.6 ले रहा है, इसलिए इस हिसाब से बैटरी क्या होगी, मोबाइल के अंदर पूरा मोबाइल में चार्ज होने में बहुत टाइम जाएगा। देखिए पावर की प्रेस किया, 1% है, शायद देखते हैं पूरा ऑन हो जाए। ऐसे मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें हर एक इंटरनेट सब चलता है। यूएसबी काम नहीं करेगा, फेक चार्जिंग का इश्यू आएगा। फेक चार्जिंग का इश्यू जो है उसको भी हम सॉल्व
कर सकते। और कस्टमर अगर बोले कि इसको सॉल्व करना है तो उसका भी मैं आपको इसी मोबाइल में फेक चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसका फेक चार्जिंग का इश्यू आता है वो सॉल्व कर सकते। अदरवाइज इस मोबाइल में तो ये पक्का है कि सीपीयू तो फॉल्टी है ही, फेक चार्जिंग का इश्यू सॉल्व हो सकता है, कंप्यूटर वाला पोर्ट वाला जो है वो हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। या कि है ऑन है लेकिन इसमें जो ब्राइटनेस, एक मिनट, लॉक लगा हुआ, इसमें ये मोबाइल ऑन है, देखा इसमें ब्राइटनेस क्या हुई है, डाउन है, लेकिन इसके अंदर लॉक है इसलिए हम उसका ब्राइटनेस बाद में बढ़ा सकते। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम था ये USB 3 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट थी, जो कि ये कहाँ से शॉर्ट थी, CPU की साइड से। अभी हमने देखा इसके 2 कैप है, अभी भी शॉर्ट ही है, शॉर्ट हमने हटाया नहीं है, सिर्फ क्या किया, पावर IC से उसका रिलेशन ख़त्म कर दिया जिससे मोबाइल ऑन हो गया। लेकिन कंप्यूटर में ये पोर्ट नहीं बनेगा, कंप्यूटर और फेक चार्जिंग। एक बार कंप्यूटर में भी देख लेते हैं क्या ये पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। देखिए इसका डिवाइस मैंने अभी हमने ओपन किया है और इसमें केबल लगा देते हैं। मोबाइल इसमें कोई भी टाइप की पोर्ट नहीं बना रहा है इस टाइम। इसमें देखो ऑन ही है मोबाइल, देखा मोबाइल ऑन है। ऑन होने में, ऑन कंडीशन में पोर्ट तो बनना चाहिए कि नहीं, बराबर। देखो ये पोर्ट नहीं बना रहा है, इसके अंदर डिवाइस मैनेज में कोई हरकत नहीं हो रही, तो पोर्ट तो नहीं बनाएगा क्योंकि आपका USB हिस्सा ही इसमें बंद है। तो पोर्ट वाला रिपेयर करना है तो कंपलसरी CPU को ही चेंज करना पड़ता है, लेकिन फेक चार्जिंग वाला हिस्सा है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। वो हम देखते हैं चार्जर सर्किट जब आएगी कैसे रिपेयर करना है, बराबर। तो चलिए बस इस तरह से सेकेंडरी वोल्टेज में बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हम CPU रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर CPU रिपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो अगर आपको बेस पता होता है तो आप कुछ CPU के इस तरह से सप्लाई को तोड़ के आप मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ CPU रिपेयर नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि हम CPU रिपेयर करते हैं, ये CPU रिपेयर नहीं हुआ है, CPU का फॉल्ट है तो ये है ही। लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है, पावर सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर रहा था CPU, हमने उस लाइन को कट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ CPU रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है। तो ये अभी जैसा कंपनी जैसा मोबाइल नहीं रहा, अभी इसमें USB काम नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़ है इसके अंदर फेक चार्जिंग का इश्यू अभी भी इसके अंदर रहा है, और फेक चार्जिंग का इश्यू हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें USB वाला तो काम नहीं कर सकते। तो हर एक CPU लाइन पावर IC की लाइन को शॉर्ट करता है, ये इस तरह से रिपेयर नहीं होता है। ओनली फॉर ये USB का हिस्सा था जो डेड के लिए जवाबदार नहीं था। जिस तरह से इसके अंदर पावर सीक्वेंस प्रॉब्लम में आ गया था, इसलिए ये मोबाइल डेड हुआ था। लेकिन ये दूसरे अगर कोई सप्लाई दूसरे सेक्शन में जा रही है उसको हम तोड़ के इस तरह से रिपेयर नहीं, हर एक सप्लाई को ऐसे नहीं कर सकते, समझ में आया। हर टाइम एक कोई बक लाइन शॉर्ट हो जाए या कोई दूसरा CPU को ऑन होने के लिए कोई कोर सप्लाई शॉर्ट हो जाए, कोई विकॉम जो पोर्ट बनाने के लिए सप्लाई शॉर्ट हो जाए, वो सारा चीज़ें फिर इसके अंदर ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो USB की सप्लाई थी, इसलिए ये काम हम कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम मिलते हैं।